हमने बहुत बार हिंदी फिल्मों में देखा है कि जैसे ही कोई फीमेल को वॉमिटिंग होती है तो उसका हस्बैंड या फिर उसकी सासू खुश हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली नौजिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम भी बोलते हैं। बहुत कॉमन है ये, और स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लोगों को, फीमेल्स को होता है। बहुत लोग इससे कंटाल जाते हैं, कुछ को ज़्यादा सीवियर होता है, कुछ को बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो क्या कारण होता है इसका, क्या कर सकते हैं हम लोग, ओपीडी बेस पे क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं, कब, कितने, कैसे इंजेक्शन देते हैं, कब आईवी फ्लूइड देते हैं, और क्या इससे प्रेगनेंसी को कोई खतरा हो सकता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सपना, ये क्या होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम? जी। हाइपरेमेसिस मतलब प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग, और जब वो बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको हाइपरेमेसिस बोलते हैं। और ग्रेविडेरम मतलब प्रेग्नेंट फीमेल में। तो जैसे आपने अभी बताया कि प्रेगनेंसी उबका आना, अचानक से बाथरूम की तरफ दौड़ना, तो यंग कपल्स में उससे एक मिल जाता है कि भाई वो शायद प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी की जो नोज़िया और वॉमिटिंग है, जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है तो उबका आना, घबराहट होना, ये सब हम उसको प्रेगनेंसी का नोज़िया और वॉमिटिंग बोलते हैं। इसके क्या क्या और कारण है, क्यों होता है, ये अब हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये क्या मॉर्निंग में ही होता है इसलिए खाली मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, इवनिंग में नहीं होता है? मॉर्निंग में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सुबह रात भर से जब कुछ खाया नहीं होता है और जब प्रेग्नेंट महिला सुबह उठती है तो उसको बहुत अचानक से घबराहट, छाती में जलन, उल्टी होना, ये सब उसके साथ ज़्यादा रहता है, और इसलिए इसको हमने मॉर्निंग सिकनेस टर्म दे दिया है। लेकिन ये जो नौजिया जो होता है, घबराहट होना, जी घबराना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी कई बार होती नहीं है लेकिन उल्टी आएगी ऐसा भारी भारी पूरे दिन लगता रहता है, पूरे दिन भी हो सकता है, या कोई कोई किसी को मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा होता है, कुछ महिलाओं को इवनिंग के टाइम में भी ज़्यादा होता है। तो अलग अलग महिलाओं को अलग अलग समय इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो क्या ये कब से स्टार्ट होता है? जैसे ही प्रेगनेंसी रुकी तब से हो जाता है, या 1.5 महीने पे होता है, 2 महीने पे होता है, कब से होता है स्टार्ट? देखिए, प्रेगनेंसी जब कोई भी महिला अपनी डेट को मिस करती है, पीरियड की जो लास्ट तारीख है, अगर उनका नेक्स्ट मंथ में जो एक्सपेक्टेड पीरियड की तारीख है, अगर वो नहीं आती और 3 से 4 दिन ऊपर चढ़ते हैं, और अगर उनकी रेगुलर साइकिल्स हैं और वो घर में टेस्ट करती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब उनको पहली बार पता पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसा बोला जाता है कि 35 to 40 डे ऑफ प्रेगनेंसी से ये बीटा एससीजी वाला हार्मोन बढ़ने लगता है। कई लोगों को ये 5 वीक्स से सिम्टम्स चालू होने लगते हैं। मैक्सिमम सिम्टम्स 8-9 वीक्स के बाद होते हैं, पर अलग अलग महिलाओं में किसी को 5 वीक्स, किसी को 6 वीक्स, किसी को 7 वीक्स, अलग अलग टाइम पे इसकी शुरुआत हो सकती है। मतलब 5-6 वीक से स्टार्ट होता है, लगभग 70 डेज, जैसा तो आपने बोला 8-9 वीक्स तक पीक आता है, और उसके बाद 13-14 वीक्स पे कम हो जाता है। ऐसा मोस्टली 90% फीमेल्स में होता है। तो इसका मेन कारण क्या है साइंटिफिकली, किस चीज़ के कारण ये होता है? जो प्रेगनेंसी में जो नोज़िया और वॉमिटिंग हो रहा है, वो बेसिकली एक बीटा एससीजी करके हमारा हार्मोन है। इट इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन, और उसके लेवल्स बॉडी में बढ़ने शुरू होते हैं। इनफैक्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ प्रेगनेंसीज होती है, उनको कंफर्म करने के लिए डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 डे पे बीटा एससीजी के ब्लड लेवल्स कराए जाते हैं और चेक करा जाता है कि भाई उनने कंसीव करा है कि नहीं। तो शुरुआत में जैसे ही डेज मिस होते हैं और प्रेगनेंसी ग्रो करती है, ये हार्मोन लेवल बढ़ता है, और ये हार्मोन थर्ड मंथ में, मतलब लाइक 70 to 100 डेज पे ये पीक करता है, और फिर ये हार्मोन लेवल कम होने लगता है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि दूसरे तीसरे महीने में बिल्कुल पीक पे घबराहट, उल्टी होते हैं, और फिर तीसरे मंथ से एंड में और चौथे महीने तक तो ये सिम्टम्स बहुत ही कम हो जाते हैं। महिला बहुत अच्छा फील करने लगती है, उसको सब कुछ खाने का भी मन करता है और भूख भी अच्छी लगने लगती है। एक्चुअली हर एक पेशेंट में वॉमिटिंग नहीं होती, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है। किसी में छाती में जलन होती है, किसी में यहाँ तक सब कुछ भरा रहता है ऐसा लगता है, किसी को हुबके ज़्यादा आते हैं, कभी कभी खाना देख के उल्टी आने की फीलिंग आती है, कभी कभी खाना सोच के भी वॉमिटिंग आने की फीलिंग आती है, कभी कभी खाने की स्मेल से भी वॉमिटिंग आने की फीलिंग आती है। कुछ लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको वॉमिटिंग ही हो, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, इसलिए हम लोगों को उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आप ये बताओ कि वो बीटा एससीजी के कारण जो वॉमिटिंग होती है, तो क्या हम लोग बीटा एससीजी कम करने का कोई मेडिसिन दे सकते हैं ताकि वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाए?
देखिए बीटा एससीजी का लेवल तो बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस। इसलिए हमको उसको कुछ नहीं करना है, बट हम यहाँ समझाने का व्यू पॉइंट है हमारा कि इस लेवल्स जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ये सब होता है। और जैसा आपने बोला कि खाना देख के भी वो मन नहीं करता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि रसोई में वो खाना नहीं बना पाते हैं, उनको अजीब सी स्मेल आती है, जो उनका पहले फेवरेट फूड हुआ करता था अब उसको देखने का भी मन नहीं करता है। ये इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं और ये थोड़े टेम्प्रेरी समय के लिए होते हैं। इसमें एकदम से घबराहट की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे कंसेप्शन हुआ है तब से मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। और कई बार इनफैक्ट घर में सब पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा घबरा के आते हैं कि अभी इसको प्रेगनेंसी है और इसको तो और अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए और हमारी डॉटर तो कुछ खा ही नहीं पा रही है और उल्टा उसका वज़न कम हो रहा है। तो फिर फीमेल घर पे अगर अकेली है, उसको वॉमिटिंग हुआ, तो सबसे पहले वो फर्स्ट एड के तौर पे क्या करेगी? उसको क्या करना चाहिए? कि वॉमिटिंग अगर हो रहा है और अगर आपकी डेट मिस हुई है तो सबसे पहले आप कंफर्म करिए कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं। और अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और जो ट्राई नहीं भी कर रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द ये चेक करना चाहिए अगर उनका डेट मिस हुआ है। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलना चाहिए। जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम रूटीन में ये सब उनको समझाते ही हैं कि आपको ये सब हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन चिन्ह है वो मैं यहाँ कुछ बताने चाहूँगी। जैसे उनको घबराहट होने लगती है, नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है और बिल्कुल थकान थकान सी महसूस होती है, बैक एक्स ज़्यादा होते हैं, कई बार लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, हैवीनेस होती हैं और कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें शुरू के 3 महीने के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा रहता है। चूँकि वॉमिटिंग के कारण शरीर का फ्लूइड बाहर जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और चूँकि कुछ खा नहीं पा रहे तो शरीर में ग्लूकोज नहीं रहता है, तो इसलिए एनर्जी नहीं रहती है, इसलिए वीकनेस, चक्कर और सब इरिटेबल आदमी रहता है। तो ये सारी चीज़ें वॉमिटिंग के कारण होती है। जब घर पे अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी कंफर्म है और वॉमिटिंग हो रही है तो सबसे पहले तो अपना रिहाइड्रेशन करें, मतलब थोड़ा लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ाएं, तीखा तला हुआ स्पाइसी फूड नहीं खाएं, ब्लैंड फूड खाएं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जब हमारे पास फीमेल ये कंप्लेन करके आती है तो हम लोग उसको डाइट में क्या एडवाइस करते हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप तो ये है कि हम उनको काउंसिल करते हैं कि पहली तिमाही में ये होगा और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होगा और कुछ लोगों को, कई बार कुछ लोग ऐसे भी आके बोलते हैं कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आपने सोनोग्राफी करा, हमको बताया कि मुझे प्रेगनेंसी है पर मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि कई बार सासुएं आके बोलती है कि हमारी बहू को तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसका बच्चा बराबर तो है ना, उनको थोड़ा डर लगने लगता है। तो इसीलिए ये भी नॉर्मल है क्योंकि कुछ महिलाओं में कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनको हम क्या समझाते हैं, उनको ये समझाते हैं कि हम जो रूटीन में एज एन एडल्ट 3 बार का जो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो आप उस तरह से मत खाइए। हम उनको समझाते हैं कि दिन में 8-10 बार थोड़ा थोड़ा खाना है, एक बार जितना कटोरी में आए उतना ही खाना है। ऐसा कोई रूल ऑफ 2 नहीं कि पहले वो 2 रोटी खाना है तो अभी भी 2 रोटी खाना है। आपको जो मन करे आप खा सकते हैं, बाहर का नहीं खाना है, गरम चीज़ें नहीं खानी है। गरम चीज़ें मतलब जो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में जो चीज़ें गरम पड़ती हैं, आपके फैमिली कस्टम्स और रूटीन मान्यताओं के हिसाब से थोड़ा पपीता और पाइनएप्पल बोला जाता है कि वो अवॉइड करना चाहिए। कई बार ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सब लोग पूछते हैं कि ड्राई फ्रूट्स, मैं कहती हूँ ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल खाना है, लेकिन वो चौथे महीने से हम प्रेफर करते हैं। और अगर आपको सूट हो रहा है तो मिनिमल क्वांटिटी में 1 और 2 पीस में आप खा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या सूट हो रहा है। शुरू के समय ये थोड़ी सी छाती में जलन, खट्टी खट्टी डकारें और घबराहट, उबके बहुत आते हैं, क्योंकि ये एक पूरी विशियस साइकिल लेती है। पेट खाली होता है, एसिड बनता है जो छाती में ऊपर चढ़ता है, उससे घबराहट होती है, उबके आते हैं और फिर उल्टी होती है और फिर खट्टा पानी निकलता है। तो ये पूरी एक साइकिल ही बन जाती है जिसको हम ब्रेक करने के लिए समझाते हैं। हमारी कुछ मेडिसिन भी हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। और डाइट में मैं उनको बताती हूँ कि 8-10 बार खाना है, घर का खाना है, दाल चावल रोटी, कोई भी चीज़ आपको, जैसे दही, लस्सी, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, ठंडी नहीं खानी है। खट्टी मीठी गोलियां मुंह में रख सकते हैं जिससे उनको ग्लूकोज भी मिलता रहेगा। एक बार में बहुत सारा नहीं खाना है। नींबू शरबत खट्टा मीठा बना के पी सकते हैं, कोई भी घर का शरबत पी सकते हैं जो आपको सूट कर रहा है। सब थोड़ा थोड़ा खाना है, घुट घुट करके पीना है, एक साथ ग्लास भर के नहीं पीना है। ड्राई बिस्किट्स हम खास बोलते हैं मॉर्निंग में। भूखे पेट चाय कॉफ़ी पीने का मना करते हैं। कॉफ़ी वगैरह तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि वो एसिडिटी करती है। कोई भी स्पाइसी बाहर की तली हुई चीज़ें, सब्जी,
सब्जियाँ, तेल मसाले वाली सब्जियाँ, वो सब मना करते हैं। घर के दाल चावल खिचड़ी जो आपको सूट कर रहा है वो आप कर सकते हो। कोई टेस्टी खाना है तो घर का बनाइए, मिर्ची मसाला कम रखिए। और सलाद है, स्प्राउट्स हैं जो कठोर बोले जाते हैं, ये सब थोड़ा कम खाना है क्योंकि वो पचता नहीं है, उससे गैस एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसको मैं थोड़ा सम अप कर दूं, स्वीट एंड सॉलिड, मतलब आप बिस्किट खा सकते हैं, बर्फ़ी खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट क्वांटिटी, मतलब थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ी थोड़ी देर पे खाएं, कम कम खाएं। और ट्राई करें कि लिक्विड ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे उतना गैप मारेगा। इस लिक्विड लेना है तो थोड़ा थोड़ा सिप्स करके लें। तो बेसिकली ये जो वॉमिटिंग होता है शुरू के 3 महीने में, शुरू वॉमिटिंग के कारण शरीर में ग्लूकोज कम होता है, इसलिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने का कोशिश करें। स्मॉल सॉलिड में, लिक्विड लेंगे तो जल्दी बैक मारेगा। और विटामिन B12 के जो सप्लीमेंटेशन हम लोग देते हैं वो लेने का कोशिश करें। तो क्या ये वॉमिटिंग जो होता है इससे बच्चे को कोई नुकसान होने के चांसेस होते हैं? बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। वॉमिटिंग के जो बीटा एसिजी लेवल बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। आप कुछ खाएं या ना खाएं, फीटस का अच्छे से डेवलपमेंट होता है। और इस समय आपके खुद का वज़न और फीटस बेबी के वज़न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि बेबी बराबर ग्रो कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि जब वॉमिटिंग हो और फीमेल घर पे अकेली हो तो उसको किस पोजीशन में आराम करना चाहिए? लेटे रहना चाहिए या प्रॉप्ड अप पोजीशन में रहना चाहिए या कैसे रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि गले में वो बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि थोड़ा हेड अप रखना है। प्रेफरेबली जैसे 45 डिग्री या 2 तकिए लगा लिया, एक गद्दा लगा लिया, टेढ़ा करके अगर आप लगा लें तो 45 डिग्री, थोड़ा माथा ऊपर रखें। खुली खिड़की में अच्छी सांस लीजिए जहाँ पे अच्छी हवा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। कई बार ये सफोकेशन सा बहुत ज़्यादा फील होता है। आप हरी घास में गार्डन में जाके बैठ सकते हैं। आपका प्राइवेट कोई घर में टेरेस गार्डन वगैरह है तो वो खुली छत पे जाके बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, तो ये सब आपको अच्छा लगेगा ये सब करने से। कभी कभी कुछ फीमेल्स बोलते हैं कि उनको नींबू से वॉमिटिंग में अच्छा होता है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नींबू हुआ, अदरक है, आपको अगर इससे अच्छा फील होता है तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नींबू शरबत अगर आपको सूट नहीं हो रहा है तो इट इज़ ओके। आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है। किसी को खट्टा खाने का मन होता है तो किसी को मीठा खाने का मन होता है, तो किसी को स्पाइसी खाने का मन होता है, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा बाहर का खाने का मन होता है। तो बाहर का खाना तो बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं, क्योंकि वो इतना स्पाइसी और ऑयली होता है कि आप खा के आएंगे और पूरे दिन परेशान होंगे, क्योंकि उससे आपको खूब गैस एसिडिटी होगी। घर पे बना सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं, लेकिन स्पाइसी कम रखिए, गरम नहीं होना चाहिए, छोटी क्वांटिटी में खाना है। आपने बोला तीखा तला, किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की इच्छा हो, चाइनीज़ खाने की इच्छा हो, वेफर चिप्स और ये सब खाने की इच्छा हो, तो पापड़ अचार ये सब खाने की इच्छा हो तो वो खा सकता है वॉमिटिंग में? कि बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं खाना है, क्योंकि उसके बाद गैस एसिडिटी होगी। 1-2 वेफर्स खा ली, क्योंकि मुंह का स्वाद बहुत कड़वा कड़वा हो जाता है और उनको कुछ खाने का मन ही नहीं करता है और मुंह का टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सब चीज़ खा सकते हैं, बट बहुत कम क्वांटिटी में। और एक और सवाल जो आता है अंडा और नॉन वेजिटेरियन को लेके, खास तौर से अंडा ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा गर्म पड़ता है। मेरा वही कहना है कि एक पूरा ऑमलेट खाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉइल्ड एग का छोटा पीस भी ले सकते हैं, पूरा एक अंडा खाएं, ये भी करिए। आप को नहीं सूट हो रहा है तो मत खाइए। और बाकी जो नॉन वेजिटेरियन आइटम है जैसे फ़िश है या चिकन है, तो इनमें समय मसाला बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको खाना है तो छोटी क्वांटिटी में लीजिए, प्रेफरेबली तंदूर करा हुआ बॉयल काला नमक और बस लगा के खाना है तो वो भी चलेगा। ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या फील हो रहा है और आपको कैसा पच रहा है। कितनी वॉमिटिंग हो सकती है एक दिन में? 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार? और कितनी वॉमिटिंग तक फीमेल को नॉर्मल है कि उसको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़े? देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 1 या 2 बार अगर दिन में वॉमिटिंग हो रही है तो दैट इज़ नॉर्मल। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब वो एक बार वो जो छाती में भारी भारी होता है और वो निकल जाता है तो पेशेंट को, महिला को ज़्यादा अच्छा हल्का लगता है। लेकिन यही वॉमिटिंग अगर 3, 4, 5 हो गई, आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है और आपके शरीर में पानी की कमी होने लग गई है, आपको चक्कर आने लग गए, क्योंकि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। क्योंकि 3-4 वॉमिटिंग को हम टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमारे पास आएंगे तो वॉमिटिंग का हम आपको टैबलेट दे सकते हैं। हम आपको कुछ एनर्जी और डिहाइड्रेशन के लिए है ना वाइटल जेड जैसे या एनर्जी पाउडर्स दे सकते हैं, शरबत दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 8-10 वॉमिटिंग लेके आएंगे जब आप टोटली डिहाइड्रेटेड है, शरीर में कुछ एनर्जी नहीं बची है, आप खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो उस तरह के केस में हमको तुरंत उनको कैन्यूला और वेंफ्लॉन डाल के हमको बॉटल्स चालू करनी पड़ेगी।
क्या वॉमिटिंग में एप्पल खा सकते हैं? देखिए, एप्पल, नारियल पानी, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कई बार कुछ लोगों को सूट करता है और कुछ लोगों को नहीं करता है। एकदम खाली पेट हम लोग कभी भी फ्रूट्स एडवाइस नहीं करेंगे, सैलेड एडवाइस नहीं करेंगे। आप जैसे सुबह उठते हैं तो आपकी दिनचर्या कैसी हो सकती है, मैं एक छोटा सा बता देती हूँ। आप सुबह, एक तो क्या है, कई महिलाएं नींद बहुत आती है ना, 8-8 9-9 बजे तक सोती ही रहती है। मैं कभी कभी उनसे पूछती हूँ आप कितने बजे उठते हैं, तो बोले हम 8 बजे उठते हैं, क्योंकि अभी उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनका कोई बच्चा नहीं है, और आराम से 8-9। यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझ सकती हूँ कि आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको नींद ज़्यादा आ रही है, लेकिन आप अपनी सर्कैडियन रिदम को ठीक रखिए। एटलीस्ट 6:30-7 बजे आप मॉर्निंग में उठिए, वो आपके बॉडी में हार्मोनल साइकिल और स्लीप साइकिल को अच्छा मेंटेन करेगा, क्योंकि जितना आप देर से उठेंगे आपकी बॉडी में जो खाली पेट रहने का समय है वो बढ़ेगा और एसिडिटी लेवल्स बढ़ेंगे। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अगर मन कर रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो मत लीजिए। मन कर रहा है तो ड्राई बिस्किट्स, कोई भी मार्केट में ड्राई कोरे बिस्किट या टोस्ट है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि रात भर का जो एसिड होता है उससे ये घबराहट होती है, और ग्लूकोज की जो कमी हो रही है शरीर से, रात भर से आपने कुछ खाया नहीं है, तो उसके कारण भी ये चक्कर और घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। 8-9 बजे के आसपास कोई भी घर का फ्रेश नाश्ता है, पोहा है, उपमा है, आप कुछ भी घर में जो फ्रेश बन रहा है, कम मिर्ची मसाले वाला, एक कटोरी में जितना है उतना खाइए। बीच बीच में सिप्स ऑफ वाटर है, नींबू शरबत है, लस्सी है, छाछ है, आपको जो पसंद आ रहा है। दूध पीना कंपलसरी नहीं है। अगेन 10-11 बजे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, अनार के दाने हैं, संतरा है, मौसम्बी, आपका सीजनल कोई भी फ्रूट अवेलेबल है जो आपको सूट हो रहा है, उस पर हल्का फुल्का नमक लगा के ले सकते हैं ताकि मुंह का टेस्ट अच्छा बना रहे। बीच बीच में खट्टी मीठी गोलियां मुंह में रख सकते हैं। दोपहर के खाने में घर में दो भी है, दाल चावल है, खिचड़ी है, जो भी घर में बन रहा है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या प्लान करनी पड़ेगी, और जिन टाइम पे आपको सपोज शाम को 4 बजे से रात को शाम को 8 बजे तक ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, ज़्यादा घबराहट होती है, तो उस समय कुछ मत खाइए। आप ये मत सोचिए कि ये मेरा डिनर का टाइम है, मुझे यह खाना कंपलसरी है। जब मन नहीं कर रहा है मत खाइए, बट 24 घंटे में से कुछ घंटे ऐसे होंगे जब आपको अच्छा फील हो रहा होगा, आप खाना खाएंगे तो वो आपके शरीर में रुकेगा भी। उस समय को आइडेंटिफाई करिए और उस समय अपनी कैलोरी का इंटेक लीजिए। क्योंकि वॉमिटिंग के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, इसलिए कोकोनट वाटर अगर हमको कोई फीमेल को सूट होता है तो उसके लिए डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क यूजुअली वॉमिटिंग के बाद थोड़ा सा एडवाइस नहीं करते। एप्पल जैसा सपना ने बताया, चूँकि उसके अंदर फाइबर होता है, पेट के अंदर कुछ टिकता है, तो कुछ लोगों को सूट होता है। मैं ऐसे 2-3 चीज़ें और आपको पूछता हूँ कि ये खा सकते हैं कि ये नहीं खा सकते। कोई ऐसा फ्रूट स्पेसिफिकली दूसरा जो खा सकते हैं वॉमिटिंग के बाद? सभी कुछ खा सकते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा ये बोलती हूँ कि जो फ्रूट है ना वो आप फाइबर की तरह ले, क्योंकि आप कुछ खा पी नहीं रहे हो और पानी भी निकल गया है ना, तो उनको मोशन का इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। इसके साथ प्रेगनेंसी के जो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए आप कुछ भी खाइए, जैसे ड्राई बिस्किट्स है, कई बार आप ये प्लेन आइसक्रीम भी खा सकते हैं, लेकिन उसको ठंडे ही नहीं लेना है। 1-2 स्पून खाइए, देखिए आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वो आपकी एसिडिटी को कम करेगा। तो फ्रूट आप बताइए। बनाना बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम लेवल और विटामिन्स लेवल्स रहता है, तो बनाना बेस्ट रहता है। अच्छा, दही ले सकते हैं वॉमिटिंग के बाद? तुरंत नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए। दही भी आपको अगर काला नमक लेना है कि चीनी वाला लेना है वो आपको देखना है। बनाना भी मैं ये बोलूँगी कि फुल 1 बनाना खाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो हैवी पड़ता है कई बार, तो यू हैव टू टेक स्मॉल स्मॉल टुकड़े उसके। अच्छा, बहुत लोग ORS हम लोगों को आके पूछते हैं, तो वो ORS ले सकते हैं? ORS ले सकते हैं, कोई भी घर का शरबत ले सकते हैं, कोई भी रेडीमेड ये टैंग और जो पाउडर्स अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बताओ वॉमिटिंग हो गई, अच्छा लग रहा है, तो वो दाल चावल रोटी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, और कई बार खाते ही तुरंत निकल भी जाता है, तो इट इज़ ओके, क्योंकि ये सब होने वाला है, इससे घबराना नहीं है। कुछ वीक्स ऐसे निकलेंगे जब ये बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कुछ वीक्स ऐसे निकलेंगे जब ये कम हो रहा है, आप कुछ खा भी पाएंगे, यू विल बी फीलिंग बेटर। और कुछ जो हमारे मेडिसिन होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो हम एडवाइस करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बोलना रह गई है, वो है सोडा। तो कोई भी सोडा वाला कंपोनेंट हम ले सकते हैं, शरबत में प्लेन सोडा मिला के पी सकते हैं, नींबू सोडा पी सकते हैं। कई बार ये जो मिरिंडा फेंटा जैसे हैं वो मिनिमल अमाउंट में थोड़ा घुट घुट करके पीने से भी कई बार वो जैसे डकार सी आ जाती है और उससे आपको हल्का लगता है। ये सोडा का हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई बुक्स में नहीं लिखा, क्योंकि वॉमिटिंग के साथ एसिडिटी का भी कंपोनेंट होता है, और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सोडा बहुत अच्छे से काम करता है। और हमारे एक्सपीरियंस में जब भी कोई पेशेंट हमको फ़ोन करता है, हम तुरंत बोलते हैं या तो आप इनो ले लें या फिर सोडा ले लें, तो उसको मोस्टली रिकवर हो जाता है। अच्छा, किसी को वॉमिटिंग जैसा लग रहा है
और उसको वो वॉमिटिंग आ नहीं रही, तो हम लोग उसको तुरंत वॉमिटिंग नहीं हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठंडी हवा में जाएं, माइंड डिस्ट्रैक्ट करें, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया है कि वो वॉमिटिंग जैसा लगता रहता है पूरे दिन, नोज़िया बोलते हैं, उबके आते रहते हैं और वॉमिटिंग नहीं होती। बस वही है कि अच्छी गहरी सांस लीजिए, घास के मैदान में चलिए, थोड़ा वातावरण खुले खुले में जाइए, आपको सफोकेशन नहीं होगा। कुछ आपका ग्लूकोज इंटेक ले होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने सुबह से नहीं, क्योंकि ये ग्लूकोज की कमी से भी ये और ज़्यादा बढ़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मुंह में आप सौंफ डाल के रखें, बरियाड़ी या इलायची डाल के रखें, या वो कुछ कंपनीज अभी जिंजर वाली टैबलेट्स लेके आई हैं, तो वो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? अब सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपको सूट, कई बार ये खट्टी खट्टी वो केरी भी खाना सबको पसंद होता है। ओनली थिंग इज़ कि ये खाने के बाद हाउ आर यू फीलिंग, अगर उससे उल्टियाँ हो रही है तो मत खाइए, लेकिन अगर वो खाने के बाद आपका मुंह का टेस्ट ठीक हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये सब हमने खाने के बारे में बात कर लिया, क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके बाद भी पेशेंट आ रहा है हमको वॉमिटिंग हो रही है, तो अब हम लोग क्या मेडिसिन देते हैं? हम लोग को, हमारे पास ये डॉक्सिलामिन करके एक सप्लीमेंट होता है, विटामिन होता है, वो हम स्टार्ट करते हैं। ये कोई दवाई नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये सप्लीमेंट से सालों से दिया जा रहा है और वो लेने के बाद कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दिन में 3 बार भी देते हैं, रात को सोते समय भी देते हैं, अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लस कई लोगों को ये एसिडिटी का कॉम्पोनेंट बहुत ज़्यादा रहता है, छाती में जलन, तो उनको टेम्प्रेरी हम एंटासिड्स भी देते हैं, एंटासिड की टैबलेट्स हैं, एंटासिड के सिरप्स हैं, तो ये सब हम ऐड ऑन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका पेट साफ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो नहीं खा पा रहे और पानी की भी कमी है, तो मोशन या तो उनका कड़क कड़क हो जाता है। और ये हमारे माइंड में भी, एक दिमाग में हमारी दिनचर्या का एक रूटीन ही होता है कि मॉर्निंग में फ्रेश होना ज़रूरी है, और जब नहीं होता है तो उससे माइंड में और हो जाता है कि मुझे पॉटी नहीं हुई है, मुझे गैस हो रहा है। तो हम लोग कई बार ये स्टूल सॉफ्टनर्स भी देते हैं, जो उनको गैस पास करने में आसानी होती है, थोड़ा बहुत स्टूल भी सॉफ्टन करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी पेट की साइकिल हमको यहाँ पे ब्रेक करनी है। और कई बार ये पेट में, हाँ, के डाइजेशन के लिए प्रोबायोटिक्स भी ऐड करे जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सबलिंगुअल मिथाइल कोबालेमिन भी देते हैं, क्योंकि विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के कारण भी कभी कभी ये वॉमिटिंग प्रोवोक होती है। टैबलेट्स हमने दे दिया, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, पेशेंट को कुछ दिन अच्छा रहा, लेकिन वापस उसको एक बाउट आया, 2-4 दिन वापस वॉमिटिंग हो गई, तो फिर हम लोग क्या करें? ये सब काउंसलिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बताती हूँ कि 12 हफ्ते तक ये रहने वाला है। आप समझ लीजिए 6 से 12 हफ्ते के बीच में ये हो रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम और कभी बहुत ज़्यादा। तो ये हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा, फिर से हम अपनी टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट चालू करेंगे और उनको समझाएंगे कि 12 हफ्ते के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और लगभग चौथे 5वें महीने से उनको भूख भी लगेगी, वज़न भी बढ़ेगा। और मैं ये भी बताती हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको आयरन कैल्शियम भी हम उसमें स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी बताएंगे, प्रोटीन डाइट भी बताएंगे, क्योंकि सब लोग बहुत चिंतित होने लगते हैं कि अभी तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा है, बच्चे का कैसे विकास होगा। तो ये सब चीज़ें चौथे महीने से चालू होगी। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि बहुत रेयरली कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने तक भी वॉमिटिंग होती है, ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर, बट ये हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी को साथ में बैलेंस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो टाइम में आपको अच्छा लग रहा है उस समय अपना आप थोड़ा थोड़ा खाने का रखिए। ये मत सोचिए कि ये ब्रेकफास्ट का टाइम है कि ये डिनर का टाइम है। अच्छा, हमने ये डॉक्सिलामिन वाली टैबलेट चालू की, पेशेंट को 2-3 दिन के बाद अच्छा हो गया, तो कुछ पेशेंट बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि जब वॉमिट होगा तभी लेगा। तो क्या वो करना चाहिए? और बंद करने के बाद कभी कभी उनको फिर फ़ायदा नहीं होता है, तो हम लोग क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, ये सब टैबलेट्स आप हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ बंद करिए। अगर आपको डाउट्स है तो उनसे क्लैरिफिकेशन करिए। आजकल व्हाट्सएप एक अच्छा ज़रिया है, जब आप हॉस्पिटल के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर से। अपने आप से ये डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये पूरी साइकिल वापस रिपीट हो जाती है। अच्छा, ये बताओ मेरे को, हम लोग पेशेंट बाद में आया टैबलेट्स के बाद भी SOS बेसिस पे कभी कभी हम लोग उसको ऑन्डेंसेट्रोन का इंजेक्शन लगाते हैं या फिर रेंटेक का इंजेक्शन लगाते हैं। कब हमको पेशेंट को एडमिट करके उसको बॉटल या IV फ्लूइड चढ़ाने पड़ते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि यूरिन टेस्ट करते हैं तो कीटोन्स आते हैं, बॉडी में कीटोजेनिक स्टेट हो गई है। और दूसरी चीज़ है कि पेशेंट खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। और पेशेंट कब आता है हमारे पास? जब सब कुछ करने के बाद आता है, 3-4 दिन के बाद आता है। वो बोल ही रहा होता है कि 2-3 दिन से वॉमिटिंग हो रही है। अभी रेनी सीजन है, कई बार लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, कई बार उनको फीवर भी आने लगता है, उससे भी डिहाइड्रेशन होता है। तो हम क्लिनिकली उनको असेस करते हैं, उनको जीभ चेक करते हैं, उनका हाइड्रेशन लेवल कैसा है, वो कुछ ले पा रहे हैं कि नहीं। हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, हम खुद भी देखते हैं कि उनको कितनी वॉमिटिंग हो रही है और वॉमिटिंग में क्या निकल रहा है। तो ये सब चीज़ों में हमारा काउंसलिंग, असेसमेंट और डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा जहाँ तक ये एक्सपीरियंस है, हम लोग ये मानते हैं कि वॉमिटिंग
ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ्स में कम्प्लीटली हम लोग सप्रेस नहीं करते, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है। वॉमिटिंग कम्प्लीटली बंद नहीं होगी, हम लोग उसको मैनेजेबल टॉलरेबल लिमिट्स पे लाने की कोशिश करते हैं मेडिसिन से। पेशेंट को ये समझाते हैं कि हो सकता है 2 दिन 4 दिन आपके अच्छे निकले, फिर शायद 2-4 दिन नहीं भी अच्छे निकले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन लें, आप दुखी हो। ये पार्ट एंड पार्सल है। आपको हंस के, रो के, गुस्सा हो के, खुशी हो के, कैसे भी करके 13-14 वीक्स का टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जब मेडिसिन हम लोग डॉक्सिलामीन या फिर कोई भी एंटासिड चालू करते हैं तो उसको प्लीज़ बंद ना करें, उसको चालू रखें। और दूसरा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वॉमिटिंग का मेन ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव मतलब जो फ्लूइड बॉडी में से लॉस हुआ उस फ्लूइड को हम लोग रिप्लेस करते हैं। एक दिन में एक फीमेल को दिन में 3 लीटर का फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, तो वॉमिटिंग में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं वही हम लोग रिप्लेस करते हैं। और उसके साथ सिम्टोमेटिक ऑन्डेंसेट्रॉन या रेनिटिडिन या पेंटोपेराजोल, जिसके भी हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, वो लगाते हैं। वो हो सकता है 1 बार ज़रूरत पड़े, 2 बार ज़रूरत पड़े, शायद 10 बार ज़रूरत पड़े, शायद 15 बार ज़रूरत पड़े, पर 13-14 वीक्स तक ज़रूरत पड़ेगा। मैडम को खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े थे, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये सबको होता है। तीसरा चीज़ कि अगर वॉमिटिंग नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, तो भी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकती है। पहली प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हुई, इस बार नहीं हुई, ऐसा भी हो सकता है। और पिछली बार नहीं हुई, इस बार हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे फीमेल्स हमारे पास आते हैं कि सर पहली प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो ये सारे वेरिएशंस ऑफ नॉर्मल है। अच्छा, ये बताओ कि सब कुछ हमने कर लिया, फिर पेशेंट भाग जाता है दूसरे डॉक्टर के पास कि वॉमिटिंग नहीं कंट्रोल हो रही है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। एक और कारण है थायराइड का कि कभी कभी हम लोग वो टेस्ट करते हैं तो उसमें वॉमिटिंग निकलती है। क्या होता है वो? देखिए, ये जो डॉक्टर शॉपिंग की आपने बात करी है बहुत कॉमन है, इसीलिए मैं पेशेंट को काउंसिल करती हूँ। जैसे आपने अभी सारे ही पॉइंट्स बोले, दे वर वंडरफुल, और यही हमको बताते हैं कि भाई ये तो होने ही वाला है। ओनली थिंग इज़ कि आपका ये टाइम जैसे तैसे निकले और आपकी बॉडी में ग्लूकोज और पानी की कमी ना हो और आपका हाइड्रेशन बना रहे। कुछ दवाइयों से, कुछ इंजेक्शन से, कुछ बॉटल से, जैसे भी पॉसिबल है वो हमको करना है। और ये जो डॉक्टर शॉपिंग करने के बाद भी वो चेंज नहीं होने वाला है। ओनली थिंग इज़ कि जो शायद कुछ डॉक्टर्स ये ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को ज़्यादा समझा पाते हैं, यही मैंने एक मेजर फैक्टर देखा है। दवाइयाँ तो मोरलेस सबकी सेम ही रहती है। मतलब जैसे हमने बताया कि मेन ट्रीटमेंट है आपको थोड़ा सा रेस्ट एंड रीएश्योरेंस, टेंडर लविंग केयर, और थोड़ा सा आपको सहनशीलता रखनी पड़ेगी, थोड़ा अपने फैमिली का सपोर्ट रखना पड़ेगा, हस्बैंड का, इन लॉज का सपोर्ट होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम जब ज़्यादा होती है, जब आपका खुद का एक आगे की प्रेगनेंसी से बच्चा होता है, उसको आपको तैयार करना होता है, स्कूल भेजना होता है, पढ़ाना होता है, और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो रही हो, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा एक्सरसरबेट हो जाती है। थायराइड एक ऐसा डिजीज़ है, थायरोटॉक्सिकोसिस, जब थायराइड बढ़ जाता है वो केसेस में भी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ट्विंस में भी कभी कभी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एक बहुत रेयर डिसऑर्डर है कोरियोकार्सिनोमा, उसमें भी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो हम लोग एकदम लास्ट में, एच मोल कभी कभी होता है तो उसमें हम लोग वो लास्ट में देखते हैं। इस वीडियो के समराइज में आप कुछ पॉइंट्स बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें ये घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो महिला को समझाएगी अपनी डॉटर को या बहू को कि भाई पहले 3 महीने में यहाँ होगा, बट आजकल क्या देखने में आया, वो भी घबरा के आ रही हैं कि मैडम इनको तो बहुत वॉमिटिंग हो रही है, इसका तो वज़न उतर रहा है। बट मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पुराने ज़माने में तो इंजेक्शन्स भी नहीं थे, बॉटल भी नहीं थी, ये सारा समय उन लोगों ने देखा हुआ है और उस समय उन्होंने घर के काम भी करे हैं और अपने आप को भी संभाला है और अपने बच्चों को भी संभाला है। तो यहाँ पे काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बहू हो या डॉटर हो, उनको आप थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, उनको बताइए कि अब वो माँ बनने वाली है और उनको अभी स्ट्रांग बनना है, और ये पार्ट एंड पार्सल है और ये समय भी निकल जाएगा और अच्छे से निकलेगा। आपने बोला वेट लॉस होता है पहले 3 महीने में। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास घबरा के आते हैं कि सर इसका आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो वज़न कम हो गया, वज़न बढ़ क्यों नहीं रहा? इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दें। देखिए, हमने वीडियो शुरुआत करी थी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऐसी वॉमिटिंग प्रेगनेंसीज में जो आपका 5 to 10% वेट लॉस कर रही हैं, उसी को आइडियली हाइपर एमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। और पहले 3 महीने में क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा है और कई बार वॉमिटिंग हो रही है और पानी का लॉस भी हो रहा है, उसके कारण 2 से 3 किलो वज़न कई बार महिलाओं का कम हो जाता है, पर उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। 4th मंथ ऑनवर्ड्स उनको भूख भी लगती है और फिर वज़न भी बढ़ता है और बच्चे भी अच्छे वेट के डिलीवर होते हैं।
तो ये था हमारा वॉमिटिंग के ऊपर, प्रेगनेंसी के ऊपर सेगमेंट। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा ज़रूर मैसेज करके बताएं। आगे आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहेंगे उसके बारे में भी हमको कमेंट करके बताएं। नमस्कार।